इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि एक भयंकर तूफान 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ तमिलनाडु के समुद्री तट से टकराने वाला है और इस तूफान का नाम है निवार। इस तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, उड़ीसा और केरल में भी इस समय हाई अलर्ट है। 2020 बहुत ही अशुभ साल रहा है और जाते जाते भी ये साल कोरोना की मार के बाद नए तूफान की चुनौती भारत के लिए लेकर आया है। ये वर्ष खत्म होने में अब भी 36 दिन बचे हुए हैं, इसलिए आपको लापरवाह या निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले इस तूफान का अपडेट आप जान लीजिए। ये तूफान तमिलनाडु के समुद्री तट से आज रात 2 से 3 बजे के बीच टकरा सकता है। तूफान के टकराने से पहले ही तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश इस समय हो रही है और बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित चेन्नई, महाबलीपुरम और कांचीपुरम है। तमिलनाडु में एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो 19 टीमें वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और केरल में भी इस तूफान की वजह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अगर आप इन इलाकों में से कहीं भी या तो रहते हैं या आप वहां जाने वाले हैं तो आपको बहुत ही सावधान होना चाहिए। और नक्शे पर अब आप ये देख सकते हैं कि देश के कौन कौन से राज्य इस तूफान से प्रभावित हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि फिलहाल अगर आप इन राज्यों में रहते हैं तो आप सुरक्षित जगहों पर रहिए, और अगर आप इन राज्यों में, इन इलाकों में जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अभी इन इलाकों में जाने से फिलहाल बचना चाहिए। और अगर आप बहुत जरूरी काम है तो पूरा अपडेट लेने के बाद ही अपनी यात्रा पर आप निकलें। इसके अलावा भारी बारिश की वजह से दक्षिण भारत के कई शहरों में इस समय बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। बाढ़ की आशंका जताई जा रही है। समुद्री तटों के पास रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है और अकेले तमिलनाडु में ही अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। चेन्नई में भी लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है और वहां पर अवकाश यानी छुट्टी घोषित कर दी गई है। आज मध्यरात्रि में तमिलनाडु और पुडुचेरी कोस्ट को कराईकल और मामलापुरम के बीच पुडुचेरी एरिया के आसपास तट को पार करेगा। तब इसका विंड स्पीड 120 टू 130 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 145 किलोमीटर पर आवर होने का उम्मीद किया जा रहा है। ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म का विंड स्पीड है। ये विंड स्पीड में स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है। इसमें बड़ा बड़ा ट्री ऑफरूटिंग हो सकता है, टेलीफोन पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स ऑफरूटिंग, बेंडिंग हो सकता है। निवार एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है। हम एक्सटेंसिव डैमेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली नॉर्थ तमिलनाडु का जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है और पुडुचेरी यानी पुडुचेरी और कराईकल दोनों सिटी है उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट होने का उम्मीद हम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पुडुचेरी और आसपास इलाका जो है वहाँ होने का उम्मीद है, क्योंकि आई ऑफ द साइक्लोन एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एरिया में पास करेगा और जहाँ आई जाता है वहाँ वाल क्लाउड 2 बार एंटर होता है, इसलिए वहाँ ज़्यादा नुकसान होना पॉसिबल हो सकता है। जो लैंडफॉल का समय है वो थोड़ा सा बदला है। अब लैंडफॉल संभवतः 12 बजे रात से कुछ देर बाद लगभग 2 से 3 बजे के आसपास होने की संभावना है, जो कि 26 तारीख की तिथि में आएगा, 26 नवंबर में आएगा। दूसरी जो सूचना है वो ये कि जो विंड स्पीड है वो उतना ही रहेगा, 130 से 145 किलोमीटर गस्टिंग। इसी के अनुरूप तैयारियां की गई हैं। जो सूचना अभी प्राप्त हुई है तमिलनाडु से, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है तमिलनाडु में, और पौंडीचेरी राज्य में 1 से 2 हज़ार लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, इस तूफान का नाम है निवार और निवार इस साल उत्तरी हिंद महासागर से उठने वाला चौथा तूफान है और इसे ये जो नाम है निवार ईरान ने दिया है। पारसी भाषा में निवार का अर्थ होता है रोशनी। लेकिन आधी रात को आने वाले इस तूफान के बारे में आशंका है कि यह तबाही वाला अंधकार भी ला सकता है, रोशनी जैसा इसमें कुछ है नहीं। अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि किसी तूफान का नाम इतना सुंदर कैसे हो सकता है, किसी तूफान का नाम रोशनी कैसे हो सकता है, जबकि तूफान तो अपने साथ अंधकार लेकर आ रहा है, तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको चक्रवाती तूफानों के नामकरण की परंपरा और उसके नियमों को समझना होगा, जो आज हम आपको समझाएंगे। दरअसल समुद्री तूफानों को नाम देने की शुरुआत सबसे पहले अटलांटिक सागर के आसपास के देशों ने वर्ष 1953 में की थी।
लेकिन बाद में एक सिस्टम बनाया गया कि तूफान जिस क्षेत्र में उठ रहा है उसके आसपास के देश ही उस तूफान का नाम रखेंगे। भारत की पहल पर वर्ष 2004 में 8 देशों ने मिलकर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाले समुद्री तूफानों के नाम रखने का सिलसिला शुरू किया था और इन 8 देशों में भारत के अलावा बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल थे। इसके बाद वर्ष 2018 में इस लिस्ट में ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन को भी जोड़ दिया गया और इन 13 देशों की तरफ से सुझाए गए नामों के पहले अक्षर के अनुसार उनका क्रम तय किया जाता है और उसी क्रम के अनुसार चक्रवाती तूफानों के नाम रखे जाते हैं। इन सभी 13 देशों ने तूफानों के नाम की जो लिस्ट दी है उसमें भारत ने अग्नि, बिजली, मेघ, सागर और आकाश जैसे नाम दिए हैं। इस बार ईरान की तरफ से भेजे गए तूफान का नाम चुना जाना था, इसलिए भारत में आए इस तूफान को ईरान ने नाम दिया है और वो नाम दिया है निवार। कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर चक्रवाती तूफानों को नाम देने की जरूरत है ही क्या, क्यों इनको कोई नाम दिया जाता है। लेकिन तूफानों के नामकरण के पीछे सोच ये है कि नाम देने की वजह से लोग चेतावनी को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं, तूफान से निपटने की तैयारी में मदद मिलती है, मीडिया को इसकी रिपोर्टिंग करने में भी आसानी होती है। लेकिन तूफानों के नाम रखने की कुछ शर्तें भी हैं, जैसे कि नाम छोटा होना चाहिए, नाम सरल होना चाहिए जिसे लोग आसानी से बोल भी सकें और समझ भी सकें, और कोई भी नाम सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से संवेदनशील नहीं होना चाहिए। यानी यहां पर भी यह ध्यान रखा जाता है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंच जाए। अब हम पत्रकारिता और राजनीति के उस तूफान की बात करेंगे जो 1.5 महीना पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस में आया था और आप सब ने इसकी नॉन स्टॉप रिपोर्टिंग न्यूज चैनल्स पर देखी थी। लेकिन अब वहां पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। यानी वो सारे तमाम लोग जो पुलिस की लाठियां खाते हुए किसी भी तरीके से उस गांव तक पहुंचना चाहते थे, फोटो खिंचवाना चाहते थे, वीडियो बनाना चाहते थे, ये जो सारे न्याय के ठेकेदार थे, ये अब कहां गायब हो गए हैं। हाथरस पहुंचने के लिए कई नेताओं ने मीडिया के सामने, आपको याद होगा, जमकर ड्रामे किए थे। इन नेताओं ने हाथरस पहुंचकर पीड़ित परिवार के साथ तस्वीरें ली, उनके साथ वीडियोस बनाए और फिर सोशल मीडिया पर डाले। दूसरी तरफ वहां मौजूद हर पत्रकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए क्रांतिकारी पत्रकारिता कर रहा था। कुल मिलाकर ये सारे लोग सब के सब न्याय के ठेकेदार बनना चाहते थे। पत्रकारों और नेताओं में इस बात की होड़ लगी हुई थी कि सबसे पहले पीड़ित परिवार तक कौन पहुंचेगा, कौन सबसे पहले फोटो खिंचवाएगा, कौन सबसे पहले वीडियो बनाएगा। लेकिन अब ये सब लोग हाथरस को पूरी तरह भुला चुके हैं, क्योंकि अब टीआरपी का जो कुआं है वो कहीं और खोदा जा रहा है और मीडिया और नेता एक टीआरपी का कुआं खोदते हैं और दूसरे वोटों का कुआं खोदते हैं। नेताओं ने हाथरस की घटना के बाद 24 घंटे का भी इंतजार नहीं किया और राजनीतिक पर्यटन के लिए रातों रात हाथरस पहुंच गए थे। आपको याद होगा, हाथरस पहुंचने के लिए इन नेताओं ने पुलिस के सारे बंदोबस्त तोड़ दिए थे और बिना देर किए आरोपियों और पीड़ित की जाति ढूंढ निकाली थी। जाति के आधार पर सब कुछ हो रहा था, वोट बैंक के आधार पर सब कुछ हो रहा था। राहुल गांधी की वो तस्वीरें आपको शायद अब भी याद होंगी, जब वो पुलिस द्वारा रोकने के बावजूद पैदल ही हाथरस की तरफ बढ़ रहे थे, पैदल मार्च कर रहे थे सड़कों पर। एक जगह तो वो गिर भी गए थे। ये तस्वीर कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं ने बहुत वायरल कराई थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि यह तस्वीर देखकर राहुल गांधी के प्रति लोगों की सहानुभूति बहुत बढ़ेगी। इसी तरह आरएलडी के नेता जयंत चौधरी को हाथरस जाने के लिए पुलिस की लाठियां तक खानी पड़ी थी। ये भी तस्वीरें आप देख लीजिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के चेहरे पर हाथरस में स्याही फेंक दी गई थी। फिर भी ये सारे नेता किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर सरकारी नियमों को, आदेशों को तोड़ते हुए हाथरस पहुंचना चाहते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। इन्होंने पीड़ित परिवार को गले लगाया, उनके साथ आंसू बहाए, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई, वीडियो बनवाए। फिर इनकी पार्टियों ने उन तस्वीरों को और वीडियोस को सोशल मीडिया पर अपलोड किया और वाहवाही बटोरने की कोशिश की। ये तो नेताओं का हाल था। आपको याद होगा राहुल गांधी की ये वीडियो, इसे पूरे देश में बांटा गया था। राहुल गांधी
और प्रियंका गांधी वाड्रा जब दोनों एक साथ वहां पर गए थे। ये तस्वीर भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत वायरल की थी और कहा था कि एक नेता को ऐसा होना चाहिए जो जनता का दुख दर्द समझ सके, जनता को, आम लोगों को गले लगा सके। दूसरी तरफ मीडिया था जो किसी भी कीमत पर नेताओं से पहले पीड़ित परिवार तक पहुंचना चाहता था, अपने दर्शकों को यह बताना चाहता था कि ये रिपोर्ट करने वाले हम पहले चैनल हैं, वहां पहुंचने वाले हम पहले चैनल हैं और सरकार हमारी रिपोर्ट देखकर ही सारी कार्रवाई कर रही है और हम ही न्याय के सबसे बड़े ठेकेदार हैं। इसके लिए पत्रकारों ने हाथरस से बूलगढ़ी गांव में एक तरह से अपने अपने कैंप्स डाल दिए थे, कैंप करके बैठ गए थे। दिन रात कहते थे वहीं रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा। पत्रकार उन्हें रोकने वाली पुलिस से लड़ रहे थे, पुलिस के साथ बहस कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी धज्जियां उड़ा रहे थे। कैमरा ऑन होते ही पत्रकार ये दिखाने लगते थे कि उनकी भागदौड़ में कोई कमी नहीं है। पत्रकार ये दिखाने लगते थे कि वो कितनी मुसीबत में हैं और कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आपने देखा होगा हमारे देश में परंपरा है कि पहले तो मीडिया 24 घंटे बिना रुके रिपोर्टिंग करता है, फिर जब वहां से पूरी दुकान बंद हो जाती है फिर उसके बाद मुड़कर भी नहीं देखता। कभी भी कोई दोबारा वहां नहीं जाता ये देखने के लिए कि उसके बाद क्या हुआ। कुछ ही दिनों में मीडिया ने हाथरस की घटना से टीआरपी का सारा रस निचोड़ लिया और मीडिया के कैमरे वापस दिल्ली और नोएडा के अपने अपने स्टूडियोज में लौट आए और फिर टीआरपी के अगले कुएं का इंतजार करने लगे। ये देखने लगे कि अब अगला कुआं कहां खोदना है। नेताओं ने भी यही किया, वहां से वोटों का पूरा रस निचोड़ लिया और फिर वो ये देखने लगे कि अब अगली बार कहां जाना है। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने लगातार हाथरस पर नजर रखी। आपने देखा होगा हमने उसके बाद भी आपको कई रिपोर्ट्स वहां से दिखाई हैं और आपको इस घटना का हमने अपडेट दिया। अब हम एक बार फिर से हाथरस के उसी बूलगढ़ी गांव गए जहां पीड़ित की हत्या की कोशिश की गई थी, जिसके बाद दिल्ली के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। और हमारी रिपोर्टिंग टीम ने इस गांव में जाकर अब यह समझने की कोशिश की कि टीआरपी वाले तुष्टीकरण का तमाशा और नेताओं के अपने आलीशान बंगलों में वापस आ जाने के बाद अब पीड़ित परिवार किस हाल में है। वो परिवार किस हाल में है जिसकी बेटी गई और वो परिवार किस हाल में है जिनके बेटों को इसमें आरोपी बनाकर जेल में डाला गया है। और गांव में क्या चल रहा है? क्या गांव में कुछ बदला है? क्या समाज में कुछ बदला है? क्या अब हम ये कह सकते हैं कि अब दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी? हमारे देश में यह परंपरा है कि एक खबर को कुछ ही दिनों के बाद भुला दिया जाता है, लेकिन अब हमने इसका फॉलो अप करने की कोशिश की है और आज हम आपको दिखाएंगे कि हाथरस में आज के हालात क्या हैं। आपको भी समझने में आसानी रहेगी। आप लोग खुद राजनीति कर रहे हैं, तरीके क्या कहना चाहेंगे? तो आलस से सुबह के अधिकारी राहुल जी क्या कहना चाहेंगे? 3 अक्टूबर 2020 हाथरस के बुलगढ़ी गांव में पीड़ित के परिवार से मिलने के लिए नेताओं की लाइन लगी हुई थी। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के नाम पर कई बड़े नेता हाथरस पहुंच रहे थे। तब 24 घंटे टीवी पर इस खबर की कवरेज भी हो रही थी। मीडिया के सैकड़ों कैमरे गांव में मौजूद थे। सब कह रहे थे कि वो पीड़ित को इंसाफ दिला कर रहेंगे, इस केस को अंजाम तक पहुंचाएंगे। पर नेताओं की राजनीति और न्यूज चैनलों की टीआरपी का ये खेल कुछ ही दिनों में खत्म हो गया। दुनिया भूल जाती है पर माँ बापों के आत्मन में जो घाव है ना वो कभी नहीं भूल सकती। दुनिया भूल जाए पर जो माँ बाप को दर्द है ना कोई ना भुला सकती। या तो ईश्वर है या न्याय है। लड़की को इंसाफ मिले यही कहना चाहते हैं। क्या हाँ कुछ कोई नहीं आया है। जब तक ये केस फीस चले तो कोई काऊ की जोर ना जाए रहो। यानी अब कोई एक दूसरे से मिल ही नहीं रहा गाँव में? कोई नहीं काऊ की जोर जाए रहो।
लगभग 2 महीने बाद हाथरस के इस गांव का रास्ता अब नेताओं को शायद ही याद हो। ज्यादातर न्यूज चैनल भी इस गांव और पीड़ित के परिवार को भूल गए। हालांकि जी न्यूज को खबरों के लिए अपनी जिम्मेदारी याद है, इसलिए हम इस गांव में वापस आए हैं। हम किसी भी खबर को उसके अंजाम तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं और इसी विश्वास के साथ आज हम एक बार फिर से हाथरस पहुंचे हैं। हाथरस का वो गांव जो कि आज से कुछ महीनों पहले तक देश भर की सुर्खियों में था। यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ थी, यहाँ पर नेताओं की भीड़ थी, यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ थी, यहाँ पर इंसाफ दिलाने की होड़ लगी हुई थी, लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा है। नेता और न्यूज चैनल भले ही बदल गए हैं, लेकिन हाथरस की इस बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब पीड़ित का परिवार किस हालत में है, क्या कर रहा है और इस घटना ने बुलगढ़ी गांव को कितना बदल दिया है, इस बात की फिक्र किसी को नहीं है, क्योंकि अब बुलगढ़ी में न नेताओं के लिए सस्ती लोकप्रियता है और न ही मीडिया के लिए टीआरपी। उम्मीद तो यही है कि क्या कहते हैं, हमें न्याय मिले, बेटी को इंसाफ मिले, यही उम्मीद रहेगी हमारी जब तक। यही है। अभी कोई आया उसके बाद से? नहीं आया, अभी तो कोई नहीं आए। हर नेता और समाजसेवी आकर इस परिवार को इंसाफ दिलाने का वादा कर रहे थे, लेकिन कुछ ही दिन बीतते ही ये खबर उन सभी लोगों की याददाश्त से गायब हो गई। कोई नेता होता पूछने आया अभी किस हालत में है आप लोग? हाँ, कुछ कोई नहीं आया है, अब तो कोई नहीं आया। अदालत के आदेश के बाद इस समय सीआरपीएफ के 80 जवान पीड़ित के परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं और पीड़ित के घर में आने जाने वाले सभी लोगों का रिकॉर्ड भी रखा जाता है। हम इस वक्त हाथरस में पीड़ित परिवार के घर के बाहर मौजूद हैं और अब यहाँ की स्थिति बदल चुकी है। सीआरपीएफ की सुरक्षा में यह परिवार 24 घंटे रहता है। सीआरपीएफ की एक कंपनी की तैनाती इस गांव में की गई है, खासतौर पर पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए। आप देखिए, यहाँ पर कोई भी आएगा उसके नाम की एंट्री इन रजिस्टर में की जाएगी। जैसे हम लोग भी आए, हमने भी अपना पूरा यहाँ पर पूरी जानकारी इसमें लिखी, अपनी एंट्री की, और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक अस्थायी सुरक्षा पिकेट भी बनाकर रखा गया है और जो सुरक्षा कर्मी है वो तैनात है। मेटल डिटेक्टर यहाँ पर लगाया गया है। मेटल डिटेक्टर से आप प्रवेश करके ही अंदर जा पाएंगे और उसके बाद आप देखिए इस गली में भी यहाँ पर सीआरपीएफ के तमाम जवान तैनात है। ये 24 घंटे सुरक्षा में यहाँ पर तैनात है। कोई भी व्यक्ति अगर इस परिवार के पास आता है उसकी एक एक जानकारी नोट की जाती है और उसके बाद ही उन्हें जाने दिया जाता है। पीड़िता के परिवार के घर पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। लगभग 8 सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं अलग अलग लोकेशन पर। मेन एंट्रेंस के साथ ही साथ जहां पर गांव की एंट्री होती है वहां पर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और जो घर की छत है उसके ऊपर भी सीसीटीवी कैमरे आपको दिखाई पड़ेंगे। इनके माध्यम से कंट्रोल रूम से सीधे निगरानी रखी जाती है। हम सिर्फ एक पक्ष की आधी अधूरी बात नहीं रखते हैं बल्कि दोनों ही पक्षों की आवाज सुनाते हैं। सच की तलाश में जी न्यूज एक बार फिर से हाथरस के इस गांव पहुंचा है और ये पीड़िता का घर है और ये आरोपियों का घर है। अब हम आपको आरोपियों के परिवार के पास लेकर चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। आखिरकार इस एक घटना के बाद से उनकी जिंदगी कैसे पूरी तरह से बदल गई। ये हाथरस की घटना के मुख्य आरोपी संदीप का घर है। इनके परिवार ने हमसे बातचीत नहीं की, हालांकि उन्होंने बताया कि कोर्ट पर उन्हें पूरा भरोसा है। आपसे पूछ के ही कर रहे हैं। इसके बाद हम इस मामले में एक और आरोपी लव कुश के घर पहुंचे। यहाँ आरोपी लव कुश के चाचा ने हमसे बातचीत की। लड़का आने चाहिए, तीनों तो वो तो बेकार फंसे हुए हैं ना वो तो। इस समय सीआरपीएफ की टीम बुलगढ़ी गांव में पेट्रोलिंग करती है। हालांकि इसके बावजूद गांव के लोगों का डर खत्म नहीं हुआ है और अब वो एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, यहाँ तक कि हाल चाल भी नहीं पूछते हैं। गांव वालों से बातचीत होती है? जो और लोग नहीं, और लोग नहीं, किसी से बातचीत ज़्यादा नहीं होती क्योंकि हम लोग तो यहीं रह जाते हैं। गांव में बातचीत होती है लोगों नहीं, वे किसी से नहीं होती है और जाते आते ही नहीं है तो वो कहाँ से किसी से बात करते हैं। वो तो घर रहते हैं। आप लोग एक दूसरे के घर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? किसी के नहीं।
मैं नाम सुनतुराम। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अब इस घटना पर, इस केस के बारे में जो गांव के लोग हैं वो बातचीत भी नहीं करना चाहते हैं। बुलगढ़ी गांव की सड़कें खाली हैं। यहाँ के लोग अधिकतर समय अपने घरों के अंदर रहते हैं और कुछ लोग इस घटना के बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं। हमारी खेती घाटा हमारे धान बिको है 1600 रुपये कुंटल और कुंटल भी धान में तो हमें घाटा हो गया कम से कम 1 लाख रुपया। घटना के बाद से कुछ आपको जानकारी हमको जानकारी इस घटना हमने हम तो हमारे बहुत दूर 2 किलोमीटर के। बिटिया को इंसाफ मिलना चाहिए और इसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और अब आपस में गांव में भाईचारा है। हमारे हिसाब से निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए। इस समय सीबीआई दोनों पक्षों से पूछताछ कर चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस जांच की निगरानी कर रही है। यूपी सरकार की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है और सभी लोगों को सीबीआई की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। इस मामले के दोषी कौन है, इसका पता लगाना अब जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी है। जी न्यूज इस मामले में किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता है। हमने आपको सभी पक्षों की बात सुनाई है और हम इस मामले में अपना कोई निष्कर्ष नहीं देना चाहते। विशाल पांडे, जी मीडिया, बुलगढ़ी गांव, हाथरस। हाथरस कांड में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, आज भी हुई है और आज सीबीआई ने कोर्ट को इस मामले की एक स्टेटस रिपोर्ट दिखाई है और अब अगली सुनवाई इस मामले पर 16 दिसंबर को होने वाली है और सीबीआई इस मामले के चारों आरोपियों का पॉलीग्राफिक टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने के लिए उन्हें गुजरात लेकर गई है और जहां फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में ये सारी चीजें होंगी, ये सारे टेस्ट होंगे, जहां सीबीआई ये समझने की कोशिश करेगी कि घटना पर ये आरोपी वाकई सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। लेकिन हमने आज आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट इसलिए दिखाई क्योंकि जहां टीआरपी का खेल खत्म हो जाता है वहीं से जी न्यूज की पत्रकारिता शुरू होती है और हम आगे भी आपको इसी तरह की फॉलोअप स्टोरीज दिखाते रहेंगे। लेकिन इसी देश में एक घोटाला ऐसा भी था जिस पर मीडिया की कभी कोई नजर नहीं पड़ी और अगर पड़ी भी तो इसके बारे में आपको विस्तार से कभी किसी ने कुछ बताया नहीं क्योंकि इस घोटाले में ग्लैमर नहीं था, इसमें टीआरपी भी नहीं थी और इसमें एक धार्मिक एंगल भी था और वो धार्मिक एंगल ऐसा था जिसके बारे में हमारे देश के ज्यादातर पत्रकार और न्यूज चैनल्स बात नहीं करना चाहते क्योंकि वो अपने आप को सेक्युलर दिखाना चाहते हैं, धर्मनिरपेक्ष दिखाना चाहते हैं। हम जम्मू कश्मीर के इतिहास के सबसे बड़े घोटाले यानी रोशनी जमीन घोटाले की बात कर रहे हैं। रोशनी एक्ट को लेकर जो घोटाला हुआ था, आप इन दिनों जम्मू कश्मीर में रोशनी जमीन घोटाले में शामिल हुए लोगों की लिस्ट की चर्चा लगातार सुन रहे होंगे क्योंकि इस लिस्ट में नेताओं, उनके रिश्तेदारों, बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों और बड़े बड़े व्यापारियों के नाम हैं। लेकिन आपको कोई ये नहीं बता रहा होगा कि ये घोटाला आखिर क्या था, इसे रोशनी घोटाला क्यों कहते हैं और इसके केंद्र में करोड़ों रुपए की कीमत वाली वो जमीनें क्यों हैं जिन्हें कौड़ियों के भाव बेच दिया गया था। इस घोटाले में शामिल नामों की चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले इस घोटाले की कहानी को आप समझ लीजिए क्योंकि जी न्यूज ने सबसे पहले आपको इस घोटाले की जानकारी दी थी इसी साल के शुरुआत में और तब आपको याद होगा हमारी बड़ी आलोचना हुई थी, एक एफआईआर भी केरल में दर्ज हो गई थी क्योंकि ये वो घोटाला था जो वहां के लोग, वहां के नेता कभी चाहते नहीं थे कि भारत के लोगों को पता चले। वर्ष 2001 में फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। तब विधानसभा में रोशनी एक्ट पास किया गया था। इस रोशनी एक्ट का मकसद यह था कि जिनके पास निश्चित समय के लिए सरकारी जमीन लीज पर है या कोई अगर 40 साल से किसी सरकारी जमीन पर रह रहा है तो यह सरकारी जमीन हमेशा के लिए उस परिवार या उस व्यक्ति को दे दी जाए, यानी उन्हें जमीन का असली मालिक बना दिया जाए, यानी सरकारी जमीन को कौड़ियों के भाव लोगों को बेच दिया जाए। उन लोगों को जो पहले से इस जमीन पर रह रहे हैं या जिन्होंने पहले से इस पर कब्जा कर रखा है। इसके बदले में सरकार बाजार मूल्य पर उनसे पैसा वसूलेगी, इस जमीन का पैसा। इस तरह से जो पैसा सरकारी खजाने में आएगा उससे जम्मू कश्मीर में घर घर बिजली की योजना चलाई जाएगी, बिजली पहुंचाई जाएगी, यानी घर घर रोशनी पहुंचाई जाएगी। इसलिए इसे रोशनी एक्ट का नाम दिया गया। इस एक्ट के जरिए करीब 25,000 करोड़ रुपए
जमा करने का लक्ष्य रखा गया था। आप समझ लीजिए 25,000 करोड़ रुपए जमा करने थे इस रोशनी एक्ट के जरिए। यानी सरकारी जमीन बेचकर बिजली के लिए पैसे का इंतजाम करना था। लेकिन रोशनी एक्ट घोटाले में कैसे बदल गया, अब यह समझिए। इस समय आपकी स्क्रीन पर जम्मू के सुंजवान में फारूक अब्दुल्ला का बंगला है। वर्ष 1998 में फारूक अब्दुल्ला ने इस बंगले को बनाने के लिए करीब 16,000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी थी। लेकिन आरोप है कि उन्होंने इसके आसपास की 38,000 स्क्वायर फीट जंगल की जमीन पर भी कब्जा जमा लिया और जिस पर यह आलीशान बंगला बनाया गया है। ये जो बंगला है यह फारूक अब्दुल्ला का बंगला है। हालांकि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अपनी वेबसाइट पर इस प्लॉट की जानकारी नहीं दी है, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उसे जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। लेकिन सार्वजनिक होने से पहले हम ये पूरा रिस्क उठाकर ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसा ही कुछ श्रीनगर में भी हुआ। ये श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का दफ्तर है, जिसमें नवाए सुबह नामक एक ट्रस्ट का ऑफिस है। ये देखिए बोर्ड भी यहां पर लगा हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। वर्ष 2001 में इस जमीन की कीमत सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए थी, लेकिन मात्र 58 लाख रुपए जमा करके जमीन हमेशा के लिए नवा ए सुबह ट्रस्ट के नाम करवा दी गई। ऐसा करने में रोशनी एक्ट का इस्तेमाल किया गया। आज इस जमीन की कीमत करीब 25 करोड़ रुपए है, यानी 25 करोड़ रुपए की जमीन 58 लाख रुपए में ले ली गई। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि उन्हें जो कीमत सरकारी विभाग ने वर्ष 2001 में बताई, वही कीमत उन्होंने जमा करके इस जमीन का मालिकाना हक हासिल किया था। यह बात बिल्कुल सही है, उन्होंने तो वही किया जो कानून बनाया गया था। इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। और यही सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के बहुत सारे नेता, बहुत सारी सरकारें कानून तो बना देती हैं, लेकिन उस कानून के पीछे भी बहुत तरह की मंशाएं छिपी होती हैं। इसलिए जो घोटाले इस तरह के हैं, ये उस समय हो सकता है कानून के हिसाब से सही हो, गैर कानूनी ना हो, लेकिन ये गलत था। वैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, सब कुछ कानून के मुताबिक ही हुआ है, क्योंकि कानून बनाने वाले भी वही थे, कानून का पालन करने वाले भी वही थे और कानून को लागू करने वाले भी वही थे। जो जिनको 40 साल से ज़्यादा कब्जा है तो उनको हम वो ज़मीन अलॉट कर सकते हैं जो रेट होगी वहाँ। तो इस हिसाब से नवाज सुबह को उस वक्त जो पैसा गवर्नमेंट को दे दिया, जो असेसमेंट की गई, जो गवर्नमेंट ने की, वो कुछ 58 लाख रुपए थी। तो उसके तहत ये ज़मीन ली गई एक कायदे और कानून के तहत। अगर कायदे और कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो लॉ विल टेक ऑन कोर्स, तो उसमें एक्शन लेंगे, चाहे वो मैं हूँ या कोई और हो। लेकिन अगर कायदे और कानून के तहत आपने कोई काम किया है तो फिर आपको बदनाम करने के लिए ऐसे ही कैंपेन चलाई जाएगी, तो वो दूसरी बात है। अब आपको बताते हैं कि यह रोशनी घोटाला हुआ कैसे। जमीन के मार्केट रेट और सरकार को दिए गए पैसे के अंतर में ही यह रोशनी घोटाला छिपा हुआ है। आरोप है कि सरकार में बैठे लोगों ने एक एक्ट बनाया, फिर महंगी जमीनों के सरकारी रेट बेहद कम करवा दिए और जमीनें बहुत ही कम कीमत पर खुद ही खरीद लीं या नेताओं को और अपने दोस्तों को दिलवा दी, जिससे सरकार को बहुत बड़ा घाटा हुआ और घोटालेबाजों को बहुत बड़ा फायदा हुआ। रोशनी के नाम पर कानूनी तरीके से गैर कानूनी काम किया गया, यानी ये कानून ही गैर कानूनी काम करने के लिए बनाया गया था। हाईकोर्ट ने रोशनी एक्ट को असंवैधानिक बताया है। सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं और अब बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें सामने आ रहे हैं। ये लैंड ग्रैबर्स गैंग है, ये जमीन पर कब्जा करने वाली गैंग है। ये जो अपने आप को जमीनी नेता कहते थे, जमीनी नेता नहीं, ये जमीनों पर कब्जा करने वाले नेता हैं, दलाल हैं उसके। इनको देश को जवाब देना चाहिए। अगर अनुच्छेद 370-35 से नहीं हटता, करप्शन के मामले नहीं चलते, ये कोर्ट की जांच नहीं होती, पीआईएल दाखिल नहीं होती, हम तो धन्यवादी हैं हाई कोर्ट के कि जिन्होंने सीबीआई को जांच के आदेश भी दिए और इन्हें ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े लोगों के नाम, पूर्व मुख्यमंत्री की बहन, उनके उस समय के एजी, उस समय के जेएंडके बैंक के चेयरमैन,
उस समय के आला अधिकारी, उस समय के आला कर्मचारी, इन लोगों ने सरकार की और वन की भूमियों पर कब्जा करने का काम किया था। ये जम्मू कश्मीर के हितों के लिए कभी नहीं लड़े, ये तो जमीनों पर कब्जे और सिस्टम को लूटने का काम करते थे। आजकल गुपकार गैंग जिस तरह से अनुच्छेद 370 की वापसी के लिए सक्रिय है, उससे साफ है कि ये लोग अपने वही दिन वापस लौटाना चाहते हैं जिससे ये सरकारी ज़मीनों पर एक बार फिर से कब्जा कर सकें, राज्य के संसाधनों को लूट सकें और अगर इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी चल रही हो तो उसे भी बंद करा सकें, क्योंकि यही सब तो होता था जब अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में लागू था। सरकारी बंगलों और सिक्योरिटी का ये लोग इस्तेमाल कर सकें जैसा कि पहले किया करते थे। लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद शायद ऐसे नेताओं की कोई भी चाल कामयाब नहीं होने वाली है। इसीलिए ये सारे लोग परेशान हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर की तमाम पार्टियां जो हैं, वो जो लोग एक दूसरे के दुश्मन थे, जो लोग एक दूसरे से कभी बात तक नहीं करते थे, जो लोग एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलकर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, वो सारे लोग आज एक साथ आ गए हैं, एक दूसरे के घरों में बैठक करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हम मिलकर अनुच्छेद 370 को वापस जम्मू कश्मीर में लाएंगे, क्योंकि ये सारे लोग समझ गए हैं कि ये काम हम इकट्ठा होकर ही कर सकते हैं और इस काम के लिए हम सबको अपने अपने मतभेद भुला देने पड़ेंगे, एक साथ आना पड़ेगा और जो ऐश हम पहले किया करते थे जम्मू कश्मीर में, जो हमारे शानदार दिन हुआ करते थे, हमारी ऐसी ताकत होती थी जिसको कोई चुनौती नहीं दे सकता, वो सब कुछ तभी वापस लौट सकता है जब अनुच्छेद 370 वापस लौटे। और उसके लिए ये चीन की भी मदद लेने को तैयार हैं, पाकिस्तान की मदद भी लेने को तैयार हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये सारे नेता इतने बेचैन क्यों हैं और अनुच्छेद 370 को जो हटाया गया वो बात इन्हें इतनी चुभती क्यों है। इसका आम आदमी से कुछ लेना देना नहीं है। रोशनी घोटाले में जम्मू कश्मीर प्रशासन जैसे नाम सार्वजनिक कर रहा है, वैसे वैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के नेताओं और उनके रिश्तेदारों के नाम सामने आने लगे हैं। कई सरकारी अधिकारी, वहां के बड़े बड़े व्यापारी और कारोबारियों के नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जिन्हें कौड़ियों के दाम पर ये जमीन बेच दी गई थी। राजनीतिक दलों ने इस संगठित लूट की जमीन कैसे तैयार की, अब आप उसकी जानकारी समझिए। वर्ष 2001 में जब यह रोशनी एक्ट बना था, तब जमीन पर कब्जे का कट ऑफ ईयर 1990 रखा गया था। वर्ष 2005 में मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार ने इस समय सीमा को बढ़ाकर 2004 कर दिया। इसका मतलब वर्ष 1990 से 2004 के बीच जिन लोगों ने सरकारी जमीन लीज पर ली है, उन्हें भी इस जमीन का मालिक बना दिया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बाद कांग्रेस को भी तब मौका मिला जब गुलाम नबी आजाद वर्ष 2005 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए। वर्ष 2007 में गुलाम नबी आजाद ने भी जमीन पर कब्जे की सीमा बढ़ाकर इसके बाद और आगे कर दी। उन्होंने समय सीमा कर दी 2007 तक, यानी 2007 तक जिसने भी, मतलब जो भी सरकार में आया, उसने अपने अपने फायदे के लिए, अपने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस एक्ट में संशोधन ये लोग करते चले गए। वर्ष 2013 और 14 में सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जम्मू कश्मीर सरकार ने इससे कमाई का 25,000 करोड़ रुपए का जो लक्ष्य रखा था, उससे सरकार को सिर्फ 76 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। अब आप सोच लीजिए, 25,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य था कमाने का इस जमीन को बेचकर, और सरकार की कमाई कितनी हुई? 76 करोड़। कहां 25,000 करोड़ और कहां सिर्फ 76 करोड़। और जम्मू कश्मीर में रोशनी फैलाने के नाम पर भ्रष्टाचार का यह अंधेरा फैला दिया गया। अब आपको इस घोटाले से जुड़ी लगभग हर बात समझ में आ गई होगी और आपने ये देख लिया होगा कि कैसे वहां के नेताओं ने मिलकर इस राज्य को लूट लिया, इस राज्य की जमीन को लूट लिया, आपस में बांट लिया। और इसमें सब एक थे, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये आपके लिए, वोटर्स के लिए एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, आपको दिखाने के लिए एक दूसरे की आलोचना करते हैं। लेकिन जब पैसा खाने की बात होती है तो ये सारे लोग अंदर ही अंदर एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। इस घोटाले की खबर 11 मार्च को सबसे पहले हमने ही, यानी जी न्यूज ने ही देश को दिखाई थी, और तब भी हमारा बहुत विरोध हुआ था। हमने इसे लैंड जिहाद का नाम दिया था
और कुछ लोगों ने हम पर यह आरोप भी लगा दिया था कि हमने इस खबर को धार्मिक रंग देने की कोशिश की है। इसके बाद मार्च के महीने में ही जम्मू से खबर दिखाए जाने पर हमारे खिलाफ केरल में एक एफआईआर भी दर्ज हुई, वो भी गैर जमानती धाराओं में। यानी डराने की कोशिश हुई, रोकने की कोशिश हुई, ये बताने की कोशिश हुई कि इस पर रिपोर्टिंग बंद कर दो वरना तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। और हम भारत में ही नहीं, भारत के बाहर से भी हमें धमकियां आने लगी, लेकिन हम रुके नहीं और हम लगातार आपको इस घोटाले से जुड़ी एक एक जानकारी बिना रुके, बिना डरे देते रहे। वो धमकियां आती रहीं, उन धमकियों को भी हम आपके साथ शेयर करते रहे कि देखिए कौन कौन लोग फोन करके क्या क्या कह रहे हैं। और वो केरल वाली जो एफआईआर है वो भी अभी तक चल रही है। और इसके बाद देश भर में और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो देश भर में इन पॉलिटिकल पार्टियों के जो और कार्यकर्ता हैं, जो अपने आप को कोई आरटीआई एक्टिविस्ट बताता है, कोई एनजीओ चलाने वाला बताता है, कोई अपने आप को पत्रकार बुद्धिजीवी बताता है, वो सारे लोग भी किसी ना किसी माध्यम से हर जगह कहीं ना कहीं जी न्यूज़ के खिलाफ कुछ ना कुछ शिकायत हर जगह करते रहते हैं, करते ही जा रहे हैं। इसके बाद कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी, जो हमारे लिए बहुत बड़ी जीत थी। और अब घोटाले के आरोपियों के नाम धीरे धीरे लोगों के सामने आ रहे हैं। और इसमें कश्मीर में जो मुख्यमंत्री थे पहले, फारूक अब्दुल्ला, सबसे पहले तो उन्हीं का नाम, उनके परिवार का नाम आ रहा है। यह हमारी बहुत बड़ी जीत है और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमने इस खबर को मरने नहीं दिया, इस खबर को आप तक पहुंचाया और आप तक ही नहीं, इस खबर को हमने अंजाम तक भी पहुंचाया। इसके लिए आपने जो समर्थन दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम उस भूख की बात करेंगे जो इंसानों को भी लगती है और जानवरों को भी लगती है। आपने इंसानों की भूख के किस्से तो कई बार सुने होंगे, क्योंकि इंसान बोल सकता है, इंसान बता सकता है, इंसान रो सकता है। लेकिन क्या आपने कभी जानवरों की भूख और उनके कुपोषण की कहानी देखी है? क्योंकि जानवर तो बेजुबान होते हैं, वो आपको बता भी नहीं सकते कि उन्हें भूख लगी है। पूरी दुनिया में हर रात करीब 69 करोड़ लोग भूखे पेट सोते हैं हर रात, लेकिन करोड़ों जंगली जानवरों की भी यही कहानी है। कभी आपने ये सोचा है कि पूरी दुनिया में कितने जंगली जानवर हर रात भूखे सोते होंगे? दुनिया में इस समय बड़े आकार के करीब 130 करोड़ जंगली जानवर हैं। ये हैं बड़े आकार के जंगली जानवर जिनकी संख्या है 130 करोड़। लेकिन इंसानों के लालच ने इन जानवरों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आज हमारे पास श्रीलंका से आई हैं, जहां हाथियों का एक बड़ा दल कूड़े के ढेर में हर रोज अपने लिए खाना ढूंढने के लिए आता है। जिस जगह पर बड़ी मात्रा में इस तरह कूड़ा जमा किया जाता है उसे अंग्रेजी में लैंडफिल कहते हैं। श्रीलंका में एक ऐसा ही लैंडफिल है जिसका नाम है अम्पारा। इस लैंडफिल के आसपास जंगल है जहां 200 से 300 हाथी रहते हैं और भूख से परेशान ये हाथी अक्सर इस कूड़े के ढेर में खाना ढूंढने के लिए आ जाते हैं और कई हाथी कूड़ा और प्लास्टिक खाकर यहां मर चुके हैं। इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जो हाथी इंसानों से भी पहले से इस पृथ्वी का हिस्सा रहे हैं और जिन्हें कभी प्रकृति ने एक दिन के लिए भी भूखा नहीं रहने दिया, हमेशा उनका इंतजाम किया खाने पीने का, वही हाथी आज इतने मजबूर कैसे हो गए कि इन्हें इंसानों द्वारा फेंके गए कूड़े में अपना खाना ढूंढना पड़ रहा है। अब हाथियों को इस लैंडफिल से दूर रखने के लिए यहां एक बड़ी खाई का निर्माण किया जा रहा है ताकि ये हाथी इस लैंडफिल तक पहुंच ही ना सके। लेकिन इंसानों ने जंगलों की जमीनों पर कब्जा करके प्रकृति और अपने बीच एक ऐसी खाई का निर्माण कर लिया है जिसमें एक ना एक दिन इंसानों का गिरना तय है। पृथ्वी पर इंसानों का अस्तित्व 3 लाख वर्ष पुराना है, जबकि हाथी यहां पर 6 करोड़ वर्षों से रह रहे हैं। यानी हाथी इंसानों से भी पहले से जमीन पर, पृथ्वी पर, इस दुनिया में रह रहे हैं। हाथी शुद्ध शाकाहारी होते हैं, लेकिन अब इंसानों की भूख ने इन हाथियों के लिए वो वनस्पतियां तो छोड़ी ही नहीं जिन्हें खाकर ये अपनी भूख मिटा सकें। करीब 200 वर्ष पहले तक 50% पृथ्वी पर जंगल हुआ करते थे, यानी आधी धरती पर जंगल थे। लेकिन अब ये घटते घटते सिर्फ 31% रह गए हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंसानों ने बड़े पैमाने पर जंगलों को काटकर खत्म कर दिया और जंगली जानवरों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, जंगलों को छोड़ना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि श्रीलंका के ये हाथी तो जंगलों में ही रहते हैं और जंगलों में तो अब भी उनके लिए भरपूर खाना पीना होता ही होगा। फिर ये हाथी इंसानों के इलाके में खाना क्यों ढूंढ रहे हैं?
इसकी वजह यह है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से जंगलों में उगने वाले पेड़ पौधे और घास अब धीरे धीरे अपनी गुणवत्ता खोने लगे हैं। इनमें अब उतना प्रोटीन नहीं बचा जो शाकाहारी जानवरों को पर्याप्त पोषण दे सके, उनका पेट भी भर सके, उनके शरीर को ताकत भी दे सके। उदाहरण के लिए एक हाथी एक दिन में औसतन 130 किलो भोजन करता है, 130 किलो, और दिन का 80% समय हाथी अपने लिए खाना ढूंढते हुए ही बिताते हैं। एक हाथी को एक दिन में पीने के लिए लगभग 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन अब जंगलों में ना तो पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन युक्त अच्छे पेड़ पौधे बचे हैं, ना ही जंगलों में अब तालाब और पोखर बचे हैं जहां ये हाथी पानी पी सकें। जो हाथी जंगलों से बाहर नहीं आ पाते, उन्हें कई बार गर्मी के दिनों में पानी की कमी हो जाने की वजह से ही हीट स्ट्रोक हो जाता है, और इससे भी कई बार बहुत सारे हाथी गर्मी की वजह से ही मर जाते हैं। ऐसे में ये हाथी परेशान होकर जंगलों से बाहर आते हैं और फिर इंसानों की बस्तियों में अपने लिए खाना ढूंढने लगते हैं, और यहीं से इंसानों और जानवरों के बीच एक नए द्वंद्व की शुरुआत हो जाती है। अब आप श्रीलंका से आया एक और वीडियो देखिए। इस वीडियो में जंगल के बीच इस सड़क पर एक हाथी खड़ा हुआ है। ये हाथी भूखा है और इस भूख की वजह से ये हाथी यहां से आने वाली गाड़ियों को रोककर उनमें सवार लोगों से इशारे से खाना मांगता है। उनको बताता है कि मुझे खाना चाहिए, इतना भूखा है, और जो लोग खाना दे देते हैं उन्हें हाथी आगे बढ़ने की इजाज़त देता है, वरना रोक देता है। ये खबर बहुत ही दिलचस्प है और मुझे यकीन है कि आप सब इस पूरी खबर को देखना चाहेंगे। कूड़े के ढेर में खाना ढूंढते इन हाथियों की तस्वीर आपने अभी देखी, और सड़क पर गाड़ियां रोककर खाना मांगते हुए एक हाथी की भी तस्वीर हमने आपको ब्रेक पर जाने से पहले दिखाई थी। ये हाथी सड़क पर खड़ा है और आने जाने वाले लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये भूखा है और इसे खाना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पृथ्वी और प्रकृति पर पहला हक रखने वाले जानवर आज इंसानों से खाना क्यों मांग रहे हैं? आज ये ऐसे मजबूर हो गए कि इन्हें इंसानों के सामने खाने की भीख मांगनी पड़ रही है। अब हम आपको इसी सवाल का जवाब देंगे। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि पहले इंसान और जानवर जंगलों में एक साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहा करते थे। फिर इंसानों ने जंगलों के बाहर अपनी सुरक्षित बस्तियां बसानी शुरू कर दी और जानवरों को अपने इलाके में आने से रोक दिया। फिर जब इंसानों की भूख शांत नहीं हुई तो इंसानों ने एक बार फिर जंगलों का रुख किया और जानवरों के हिस्से की ज़मीनों पर बसना शुरू कर दिया। जंगलों को भी काटना शुरू कर दिया, जंगलों को बेचना शुरू कर दिया, और अब जब जंगल धीरे धीरे ख़त्म होने लगे हैं तो जानवरों ने इंसानों के इलाकों में आना शुरू कर दिया है, क्योंकि जानवर और क्या करें। इस ज़माने में, एक ज़माने में दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था जंगलों और जंगलों से हासिल होने वाली वस्तुओं और कृषि पर आधारित हुआ करती थी, लेकिन अब दुनिया की जीडीपी में जंगलों की हिस्सेदारी सिर्फ 1% रह गई है। और इसकी वजह यह है कि इंसानों ने जंगलों का ज़बरदस्त दोहन करके जंगलों के पूरे इकोसिस्टम को पैसे के लालच में बर्बाद कर दिया है। एक अनुमान के मुताबिक हजारों वर्षों तक दुनिया की प्रति व्यक्ति जीडीपी करीब 11,000 रुपए के आसपास थी, और यह स्थिति 10 से 12,000 वर्षों तक बनी रही। तब इंसान लालची नहीं थे और उन्हें जितना मिलता था उतना उनके लिए पर्याप्त होता था। लेकिन आज दुनिया की प्रति व्यक्ति जीडीपी 8.5 लाख रुपए से ज्यादा है, लेकिन इंसानों का लालच कम होने की बजाय अब भी बढ़ता ही जा रहा है। करीब 50,000 वर्ष पहले इंसानों ने अफ्रीका से निकलकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बसना शुरू किया था। तब 1000 किलोग्राम भार वाले स्तनपायी जीवों की 42 प्रजातियां थीं, लेकिन आज उनमें से सिर्फ हाथी, दरियाई घोड़ा और गैंडे जैसी कुछ प्रजातियां ही बची हैं, बाकी सब विलुप्त हो चुकी हैं। वर्ष 1750 से अब तक जानवरों की करीब 571 प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं, जबकि करीब 10 लाख प्रजातियां अब विलुप्त होने की कगार पर हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समय पृथ्वी पर जानवरों की लगभग 100 करोड़ प्रजातियां हैं और इनमें से 10,000 हर साल विलुप्त हो जाती हैं। प्रजातियों के विलुप्त होने की इस रफ्तार सामान्य से 1 से 10,000 गुना ज्यादा है। आज भी पूरी दुनिया के जंगलों में या जंगलों के आसपास 30 करोड़ इंसान रहते हैं, इनमें से 6 करोड़ आदिवासी हैं। लेकिन जैसे ही जंगलों को काटा जाता है तो सिर्फ पेड़ नहीं गिरते, बल्कि एक पूरा के पूरा इकोसिस्टम टूट कर बिखर जाता है।
उसमें जानवर भी होते हैं, इंसान भी होते हैं। जंगल जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए भी जरूरी होते हैं। जंगलों से होकर बहने वाली नदियों और झरनों से दुनिया की एक बड़ी आबादी को पीने और नहाने के लिए पानी मिलता है। जंगल बाढ़ के प्रभाव को भी कम करने में मदद करते हैं और दुनिया में बनने वाली 25% दवाएं जंगलों से हासिल होने वाले अलग अलग पदार्थों से बनती हैं। यहां तक कि कोरोना वायरस के लिए बन रही एक वैक्सीन नोवैक्स के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि इसका निर्माण चिली नाम के एक देश में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के पेड़ की छाल से होगा। यानी कोरोना वायरस से इंसानों को बचाने में भी जंगलों की ही बड़ी भूमिका है। आयुर्वेद में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के लिए 90% कच्चा माल जंगलों से मिलता है। इनमें जड़ी बूटियां और अलग अलग पेड़ पौधे भी शामिल होते हैं। इसलिए इंसानों को चाहिए कि वो जंगलों और जंगलों में रहने वाले जानवरों का सम्मान करना सीखें और अपनी भूख के लिए इन जानवरों को भूखा रहने पर मजबूर ना करें। और मुझे यह लगता है कि जो हाथियों की तस्वीर हमने आपको दिखाई, एक बार फिर से आप उन तस्वीरों को देखिए, इस मजबूर हाथी को देखिए। और इससे पहले जो हमने आपको दूसरी तस्वीर दिखाई थी जिसमें कूड़े के ढेर में आपको इतने सारे हाथी खाने की तलाश में, आपको ये खाने की तलाश में भटकते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के बारे में आज रात जब आप सोएं, सोने से पहले सोचिएगा जरूर। तो आज हम आपको इन तस्वीरों के साथ छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि हमें उम्मीद है कि आप अब जानवरों को दया भाव से देखेंगे और उनके बारे में भी सोचेंगे। भारत में अक्सर अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति को विद्वान मान लिया जाता है। आप समझते हैं कि जिसकी अंग्रेजी जितनी ज़्यादा अच्छी है, जो जितनी ज़्यादा अंग्रेजी बोलता है, उसे हम उतना ही ज़्यादा पढ़ा लिखा, प्रोफेशनल, स्मार्ट समझ लेते हैं। इंटरव्यू में अगर कोई अच्छी अंग्रेजी बोलता है तो उसका इंप्रेशन जो है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। हिंदी बोलने वाले लोगों को थोड़ा पिछड़ा हुआ माना जाता है और अगर कोई व्यक्ति संस्कृत भाषा में बोलने लगे तो हमारे समाज के कुछ लोग उन्हें कट्टर हिंदूवादी मानने लगेंगे और इसे भी धार्मिक आधार पर बांट देंगे। हमारे देश में अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा और प्रांतीय भाषाओं से ऊपर जगह दी जाती है। यह संविधान में नहीं लिखा है, किसी कानून की किताब में नहीं लिखा है, लेकिन होता यही है। और अंग्रेजी को सर्वश्रेष्ठ मानने वालों की यही मानसिकता हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को वर्षों से, दशकों से खोखला कर रही है। बच्चों के मन में, छात्रों के मन में एक ही बात भर के रखी जाती है, आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, अच्छी अंग्रेजी बोलो। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी यानी मां कहा जाता है। यानी हिंदी सहित बहुत सारी हमारी क्षेत्रीय भाषाओं का जन्म संस्कृत से हुआ है। इसके बाद भी हमारे देश में संस्कृत को महत्व नहीं दिया जाता और जैसा हमने आपको कहा, संस्कृत को एक खास विचारधारा से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन आज हम आपको भारत से 12,000 किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड की संसद से आई एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं, जहां भारतीय मूल के एक सांसद डॉक्टर गौरव शर्मा ने संस्कृत भाषा में शपथ ली। 33 वर्ष के गौरव शर्मा हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से हैं। वो न्यूजीलैंड की संसद के सबसे युवा सांसदों में से एक हैं और आज जब उन्होंने शपथ ली तो संस्कृत में ली। कैसे ली, आप देखिए। गौरव शर्मा न्यूजीलैंड की हैमिल्टन वेस्ट सीट से चुने गए हैं और उन्होंने पहले न्यूजीलैंड की मूल भाषा में शपथ ली, उसके बाद संस्कृत में शपथ ली। गौरव शर्मा के मुताबिक भारत से बाहर संस्कृत में शपथ लेने वाले वो पूरी दुनिया में दूसरे व्यक्ति हैं और उनसे पहले सूरीनाम के राष्ट्रपति ने भी संस्कृत में ही शपथ ली थी जब वो राष्ट्रपति बने थे। गौरव शर्मा से ट्विटर पर एक व्यक्ति ने पूछा कि उन्होंने शपथ हिंदी भाषा में क्यों नहीं ली। इस पर गौरव शर्मा ने जवाब दिया कि उन्होंने अपनी पहली भाषा पहाड़ी या पंजाबी में शपथ लेने पर विचार किया था, लेकिन सभी को खुश रखना मुश्किल है। संस्कृत से सभी भारतीय भाषाओं का आदर होता है, इनमें वो भाषाएं भी शामिल हैं जो उन्हें बोलनी नहीं आती, इसलिए उन्होंने संस्कृत को चुना। पिछले हफ्ते बिहार में भी कांग्रेस के एक एमएलए शकील अहमद खान ने संस्कृत भाषा में विधानसभा में शपथ ली थी। ग्रह तुमील धतुष्सिम तथा तस कत्यामिनी सदा पूर्वक
निर्वक्ष्यामि। तो यहाँ हम शकील अहमद की तारीफ करना चाहते हैं, प्रशंसा करना चाहते हैं कि उन्होंने संस्कृत में शपथ लेकर पूरे देश को एक बहुत अच्छा संदेश देने की कोशिश की है और साथ ही अपने समाज में भी उन्होंने एक बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण संदेश दिया है। संस्कृत के संस्कार की एक और तस्वीर कुछ दिन पहले दक्षिण अमेरिका के एक देश सूरीनाम से आई थी। वहां भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी इसी साल जुलाई में सूरीनाम के राष्ट्रपति चुने गए थे और उन्होंने भी अपनी शपथ संस्कृत में ही ली थी। संस्कृत से ही भारत की दूसरी भाषाओं के साथ साथ महान विचारों की भी शुरुआत हुई है। उदाहरण के लिए अहिंसा एक संस्कृत का शब्द है। संस्कृत में कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। महात्मा गांधी ने अहिंसा की मदद से ही अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया था। प्राचीन भारत में विद्वान संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे और इसे देव भाषा यानी देवताओं की भाषा कहा जाता है। हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म में भी संस्कृत को विद्वानों की भाषा समझा गया है। दुनिया के सबसे पुराने साहित्य ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद संस्कृत भाषा में ही लिखे गए। वर्ष 2001 में देश के 14,000 से ज्यादा लोग संस्कृत को अपनी मातृभाषा मानते थे। हालांकि वर्ष 2011 में ऐसे लोगों की संख्या बढ़कर 24,000 से ज्यादा हो गई। यानी संस्कृत के लिए ये एक अच्छी खबर है, उसका विस्तार हो रहा है। लेकिन यह संख्या अब भी बहुत कम है। जिस देश की बोलचाल और साहित्य की भाषा कभी संस्कृत हुआ करती थी, उस देश में सिर्फ 24,000 लोगों का संस्कृत को अपनी मातृभाषा मानना सोचने का विषय है। अगर आप ये मानते हैं कि संस्कृत एक प्राचीन यानी पुरानी भाषा है और ये आउटडेटेड हो चुकी है, तो इस विचार को बदल दीजिए। एक स्टडी के मुताबिक संस्कृत बोलने और सीखने से मस्तिष्क ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। इससे आपकी याददाश्त तेज होती है। संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को गणित और विज्ञान जैसे विषयों में भी ज्यादा मदद मिल सकती है। संस्कृत एक प्रकार से भारत की सॉफ्ट पावर का प्रतीक है, जिसका भारत ने कभी प्रयोग नहीं किया। जर्मनी के 14 विश्वविद्यालयों और ब्रिटेन की 4 यूनिवर्सिटीज में संस्कृत पढ़ाई जाती है। हर वर्ष इन यूनिवर्सिटीज में दुनिया भर के छात्र दाखिला लेते हैं और संस्कृत पढ़ते हैं। भारत के अलावा चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया, यूरोप और अमेरिका सहित दुनिया के 17 देशों में संस्कृत पढ़ाई जाती है। चीन, तिब्बत, थाईलैंड और इंडोनेशिया की भाषाओं में भी संस्कृत से मिलते जुलते शब्द हैं। संस्कृत के बारे में हम आपको आगे भी और ज्यादा जानकारियां देते रहेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.